पिछले लेक्चर में आपने एनिमेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा, हमने किस तरह से देखा कि मोशन ग्राफिक्स को किस तरह से मूव अराउंड करते हैं और किस तरह से ये एनिमेशन आप और डिफरेंट कैरेक्टर्स पे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पे भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ स्केलिंग, पोजीशन, रोटेशन वगैरह के अलावा आपके पास जो भी यहाँ पर की फ्रेम की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर आप एनिमेशन कर सकते हैं। इस वक्त हम मेजरली तरीका देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने की फ्रेम्स को एनिमेट करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में टूल्स के अंदर भी शेप्स देखी थी, हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं और उस शेप को हम एनिमेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरी शेप चाहें, सेकंड लेयर में हमारे पास दूसरी शेप भी यहाँ पर आ गई। तो हमारे पास एज अ लेयर ये शेप्स हैं और इन लेयर्स में, अगर इन लेयर्स के अलावा अगर आपके पास कोई इमेज या वीडियो हो तो सेम एनिमेशन, सेम चीज़ें आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त अपनी पहली शेप लेता हूँ जो कि ये थी शेप 1। इसकी लेयर मैं ऊपर कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको फ़िलहाल ऑफ कर दूँ दूसरी लेयर को, और यहाँ से मैं इसके ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। मेरे पास वो सारी बेसिक ऑप्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन वगैरह जिस तरह की हमारे पास होती है। एंकर पॉइंट की भी हम बात कर चुके हैं पहले, और एंकर पॉइंट इसका वो सेंटर पॉइंट होगा या फिर जिसके बेस पे, उस सेंटर पॉइंट पे बेसिकली आपका फुटेज ट्रांसफॉर्म होगा। इस एंकर पॉइंट को हम चाहें तो इसके साथ इस टूल से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास नीचे कंपोजिशन से भी ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो लेयर ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर आपके पास सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट, तो जो भी आपकी शेप है उसके सेंटर में ये आ जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप इसको रोटेट वगैरह करेंगे तो ये उस सेंटर के हिसाब से इसको रोटेट करेगा, जो कि आइडियली बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपको किसी और पर्पस के लिए इसको करना हो, आप एंकर पॉइंट को चेंज करके फिर अपनी मूवमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि उस वजह से वो वहाँ से हो रहा है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दे देता हूँ कि अगर आप कोई भी शेप, कोई भी लेयर ऐड करें और आप चाहते हैं कि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में ही हो उसके, तो आप यहाँ पर एडिट में जाके आपके पास ये ऑप्शंस हैं सेटिंग की, प्रेफरेंसेस में जाएंगे आप, और उसके बाद जनरल, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर्स, इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। अब आप कोई भी नई शेप बनाएंगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली उस शेप के सेंटर में ही आएगा, और बाद में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको कहीं भी मूव कर लें। खैर, हम अपनी एनिमेशन की तरफ चलते हैं। उस लेयर को मैंने डिलीट कर दिया अंडू करके, और ये मेरे पास लेयर है। मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा जो कि ट्रांसफॉर्म में होती है। पोजीशन के लिए मेरे पास बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल हैं जिस तरह से मेरे पास प्रीमियर में थे। मैं चाहूँ तो अपने सिलेक्शन टूल से भी इसको जहाँ पर भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ, जो कि हम ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम इसको एनिमेट करने लगे हैं, और एनिमेट करने के लिए हमें अगेन इसका की फ्रेम से इसको हमें इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। लेट्स सी, अगर इसकी पहली पोजीशन ये है जो कि इसको मैंने पहले ही प्लेस कर लिया है, मैं यहाँ से इसकी पोजीशन पे ये छोटा सा ये जो हमारे पास टॉगल एनिमेशन होता है इसको यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, और मेरे पास ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो चुका है। जहाँ तक मुझे मूवमेंट चाहिए मैं माउस से ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ। ऊपर मुझे नज़र आ रहा है ये 4th सेकंड है, और अगर मुझे स्पेसिफिक जाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ 10-10 फ्रेम करके मूव कर सकता हूँ। और इस वक्त भी मैं 4 सेकंड के ऊपर हूँ, और इस पॉइंट पे 4 सेकंड के अंदर इसकी पोजीशन मुझे यहाँ पे चाहिए। एनिमेशन में अपनी ऑन कर चुका था, और इसको यहाँ से मैं जब मूव करूँगा, आप देख रहे हैं कि बीच में आपके पास एक उसने आपको ये पाथ भी बता दिया कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आपकी एनिमेशन जा रही है। अगर यही आप इसको इस तरह कर रहे होते नीचे की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो आपकी लाइन है वो नीचे की तरफ जा चुकी है। और अगर आपको उस तरफ स्ट्रेट चाहिए था अपने एक्स एक्सिस पे, तो फिर ये लाइन इस तरह सीधी रहेगी। 2 की फ्रेम ऐड हो चुके हैं, और हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रही है। स्पेस बार से प्ले करेंगे
मुझे लगता है कि जो प्रीमियर का इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में आपके पास छोटी सी एक विंडो थी जिसको हमने कहा था एक मिनी टाइमलाइन भी है, तो वहाँ पर भी इस तरह के की फ्रेम्स की ऑप्शन मौजूद थी और उस पे अगर आपने प्रैक्टिस बेहतर की होगी तो यहाँ पर तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास थोड़ा सा चैलेंज ये होगा कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, इफ़ेक्ट वगैरह लगेंगी बाद में, चीज़ें वो भी ऐड ऑन होती जाएंगी। लेकिन इसी तरीके से अगर आप लेयर्स के साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली इस फ्रेम के साथ मुझे इसको सिंक करना है, अगर स्केल को भी यहाँ पर यहाँ तक एनिमेट करना है, इस तरह से मैं एग्जैक्टली उस फ्रेम पे गया और यहाँ से मैंने इसका स्केल भी चेंज कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर चाहूँ तो पोजीशन भी चेंज कर दूँ। तो इस वक्त ये पोजीशन भी एनिमेट हो रही है और साथ में इसका स्केल भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एनिमेट हो रहा है। और इसी तरीके से आप चाहें तो रोटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। और अगर हमें ये 7 सेकंड तक चाहिए रोटेशन, यहाँ पर इस एंगल पे हम इसको यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं। तो शुरू में हमारे पास स्केल और पोजीशन एनिमेट हुई और इसके बाद रोटेशन में भी हमने जब वैल्यूज़ को चेंज किया तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से शेप आई। तो ये आप मेजरली तो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ में यही है, आप इसको देख सकते हैं। ओपेसिटी में है तो आपका मतलब फेड इन करना है तो पहले आपका ज़ीरो होगा और मे बी उसके बाद फिर आपने इसको बिल्कुल 100 फ्रेम पे लेके जाना है, तो पहले की फ्रेम को आप ज़ीरो कर दें, तो इस तरह से आपका ओपेसिटी को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। अब आपने कोई इफ़ेक्ट वगैरह भी जो आगे जाके हम देखेंगे जिस तरीके से आप उस पर लगाएंगे, उनकी वैल्यूज़ को भी इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने फुटेज, अपने एसेट के साथ प्ले अराउंड करके जो लुक या जो इफ़ेक्ट अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक दो इसमें शॉर्टकट कीज़ भी ऐड कर दूं, क्योंकि प्रीमियर में भी हम साथ साथ ये बात करते रहे थे। अब प्रीमियर में हमारे पास प्लेबैक के लिए जे के एल कीज़ मैंने आपको बताई थी, जो कि आपको रिवर्स प्ले करना हो तो जे से फिर एल से आप फॉरवर्ड प्ले कर सकते हैं। और उनको अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे एल को 2-3 दफ़ा या जे को 2-3 दफ़ा, तो वो फास्ट फॉरवर्ड में प्लेबैक शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो जे है उसके उसको प्रेस करने से आप प्रीवियस की फ्रेम पे जा सकते हैं और के को प्रेस करने से आप नेक्स्ट की फ्रेम पे जा सकते हैं। जिसमें कि अगर मेरा कर्सर, मेरा सी टी आई यहाँ पर है, जे प्रेस करने से ये प्रीवियस की फ्रेम पे चला गया और के से ये नेक्स्ट नेक्स्ट की फ्रेम पे जाता रहेगा। इसी तरह से शिफ्ट आई शिफ्ट ओ यूज़ करते थे हम अपने इन और आउट पॉइंट के लिए। इसमें आपके पास आई और ओ की ऑप्शन है खाली, कि आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर आपका ये क्लिप, जहाँ पर आपका अगर शेप है या पिक्चर है कोई भी है, जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक वो जा रहा है आउट पॉइंट, वहाँ तक भी आप ओ प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली उस पॉइंट पे आपका सी टी आई चला जाएगा। तो ये तो थी कुछ टिप्स भी साथ में आपका वर्क फ्लो ज़रा स्पीड अप करने के लिए। उसके अलावा आपने की फ्रेम्स की ऑप्शन देख ली, यहाँ पर आपके पास इस माउस से या सी टी आई के अलावा आप अपनी सिलेक्शन टूल्स के साथ इस तरह से भी मूव कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको करेंगे, आपकी एनिमेशन ऑन है तो वो फ्रेम ऑटोमेटिकली की फ्रेम आपके पास ऐड हो जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन भी हमेशा से मौजूद है, जो कि आगे डिटेल में काम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अभी तो हमने बहुत रैंडमली इसको बिल्कुल घुमा दिया यहाँ पर। आप चाहें तो इसको किसी बेहतर तरीके से, और मैं चाहूँगा कि आप आगे जाके एस्थेटिकली बेहतर तरीके से एनिमेशन करें चीज़ों को, इवन के अपने प्रैक्टिस फेज़ में भी। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको की फ्रेम के अलावा आगे थोड़ा सा और बताऊं, ईज़ इन ईज़ आउट की हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। की फ्रेम पे आप राइट क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ईजी ईज, ईज इन और ईज आउट ये ऑप्शन मौजूद है। तो ईज इन ईज आउट को हम देखते हैं। ये की फ्रेम्स मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए और मैं यहाँ पर ओपेसिटी या मैं वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ। हम चाहें तो थोड़ा सा इसका स्केल कम कर लें, क्योंकि हम ईजी ईज, ईज इन और ईज आउट तीनों को देखते हैं करके। और मेरे पास यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शंस में करके दिखा देता हूँ एक साथ ही। इस लेयर को हम कॉपी कर लेते हैं, 3 लेयर हमारे पास हो गई हैं। और
और उसके अलावा मेरे पास तीसरी लेयर, मैं यहाँ से उसको इस पोजीशन पे रख लेता हूँ। 2-2 सेकंड की, या हम चलें 4-4 सेकंड की इसमें एनिमेशन करते हैं। और पहले हमारे पास पोजीशन ये है और उसके बाद 4th सेकंड पे मेरे पास पोजीशन जो है वो, और इसी तरह से मैं इन पे भी ये अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन यही रहने दूँ, की फ्रेम यहाँ पर मैं इससे ऐड कर सकता हूँ। और दूसरी की भी 4 सेकंड पे, और इसके अलावा तीसरी की भी हम एग्जैक्टली 4th सेकंड पे जाके इसको भी, और इस तरह से मेरे पास ये 3 एनिमेशंस जो कि सेम लेयर हैं। और अब हम इनके की फ्रेम्स पे डिफरेंट इजी ईज अप्लाई किया, और इसके सेकंड की फ्रेम पे भी हम इजी ईज अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम पहले पे ईज इन अप्लाई करते हैं इसके, और इस पे भी ईज इन, ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ सके। और यहाँ पर हम जो करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट से ईज आउट, और पहले की फ्रेम पे भी ईज आउट। इनको प्ले करके देखते हैं, अभी हमें अपनी एनिमेशन में डिफरेंस नज़र आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इतना मेजर डिफरेंस है कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक तीनों ही एनिमेशंस, तीनों ही शेप बेसिकली पहुंच चुकी हैं, लेकिन तीनों की मूवमेंट में फ़र्क है। आप देख सकते हैं इजी ईज वाला बाद में आया, इजी इन, और ये इजी आउट। और ये आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक चाहिए हो, बिल्कुल मैकेनिकल सी मूवमेंट ना हो रही हो, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पर आप इजी ईज लगा सकते हैं, कहीं पर ईज इन और ईज आउट, डिपेंड करता है आपके पास सिचुएशन क्या है। इसकी प्रैक्टिस करें, इस पे जितना आपका कंट्रोल बेहतर होगा, उतना आगे जाके इफ़ेक्ट्स वगैरह और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकेंगे, क्योंकि ये टेक्निक जो है की फ्रेम्स वाली, आपकी थ्रू आउट आफ्टर इफेक्ट बाकी चीज़ों में भी यूज़ होती रहेगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और बाकी और लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।